Hello students, welcome back to Economics at East classes. So today we are starting one of the most scoring chapter of macroeconomics, government budget and the economy. बोर्ड्स में हर साल इस चैप्टर से 8 से 12 मार्क्स गारंटेड आते हैं एंड ट्रस्ट मी अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए पूरा चैप्टर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन. गवर्नमेंट बजट होता क्या है? तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है उसे समझने के लिए हमें मीनिंग देखना होगा गवर्नमेंट बजट का. सो बेसिकली गवर्नमेंट बजट इज सिंपली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर. सो गवर्नमेंट बजट में हम क्या पढ़ते हैं? एनुअल स्टेटमेंट देखते हैं जो कि रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की होती है. मतलब गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती है कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा. ठीक है, तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का बजट होना, जैसे एक फैमिली होती है तो वो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कितनी हमारी एक्सपेंडिचर्स होंगे. ठीक है, लाइक आपके घर में टोटल सैलरी 60,000 रुपीज की आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट क्रिएट करेंगे कि कितने हमारे एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी हमारे रेंट वगैरह है, राशन वगैरह है, उन सबको लगा के आपके कितने खर्चे हैं वो सब आपको पता चलेंगे. और आने वाली रिसीप्ट कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, लाइक सैलरी से आ रहा है आपका पैसा, और आपका पैसा रेंट से आ रहा है, कोई फ्लोर आपने रेंट पे दे रखा है. ठीक है, तो ये सारा बजट जो फैमिली का होता है उसी फैमिली बजट की तरह एक इकोनॉमी का, एक गवर्नमेंट का बजट भी होता है. ठीक है, उसमें भी वही सब देखा जाता है कितने रिसीप्ट आ रही है और कितने एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं. तो यहाँ तक क्लियर है. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल पीरियड होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, तो आप सभी को पता होना चाहिए एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट करती है. और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? पूरा 1 साल का टाइम पीरियड होता है. क्लियर है? आगे चलते हैं. अब देखिए, मीनिंग के साथ आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. गवर्नमेंट जो हार्मफुल गुड्स होते हैं उसको डिस्करेज करती है. एग्जाम्पल के लिए हायर टैक्स ऑन सिगरेट्स. अब सिगरेट वगैरह है उन पर क्या करती है? ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देती है, लाइक हार्मफुल गुड्स. ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया सिगरेट का, तो वहां पर हाई टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं. अभी रिसेंट में आप सभी को पता होगा टोबैको वगैरह है, उस पर भी हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं. क्योंकि अगर टैक्सेस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, तो हार्मफुल गुड्स पे क्या कर देते हैं? टैक्सेस इम्पोज. और सब्सिडीज देते हैं यूजफुल गुड्स में, लाइक एजुकेशन. अगर एजुकेशन पर सब्सिडीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाएंगे. ठीक है ना, फैमिलीज अफोर्ड कर पाएंगी, कहेंगे कि ठीक है हमारे को अपने बच्चों को एजुकेशन देना अब आसान हो गया क्योंकि सरकार हमें क्या दे रही है? सब्सिडीज दे रही है, छूट दे रही है. ठीक है, सो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है गवर्नमेंट बजट का. और इसका एम बेसिकली क्या होता है? इसका एम होता है हमारा सोशल वेलफेयर, समाज के भले के लिए. अगर हम लोग इम्पोज कर देते हैं टैक्सेस हमारे हार्मफुल गुड्स पे, तो ये क्या है? एक समाज का वेलफेयर ही तो है. जो हमारे टोबैको है, सिगरेट्स हैं, इन सब पे अगर टैक्सेस इम्पोज होंगे तो लोग इसका कंजप्शन कम करेंगे, जिसकी वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी कम हो जाएगी. और अगर यूजफुल गुड्स लाइक एजुकेशन, इस पर सब्सिडी मिलेगी तो ये क्या है? ये भी एक समाज का वेलफेयर है. तो ये दोनों ही एक सोशल वेलफेयर का एम रखते हैं. नेक्स्ट इज अवर रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी. अब यहाँ पर क्या होता है, जो रिच पॉपुलेशन होती है उससे ज्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं और बेनिफिट किसको दिया जाता है? पुअर को बेनिफिट दिया जाता है, लाइक सब्सिडीज दी जाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स दी जाती हैं. ठीक है, टूल्स क्या है इसके? इसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, फ्री एजुकेशन, सब्सिडीज, ये सब दिया जाता है पुअर पॉपुलेशन को. ठीक है, और ये किया क्यों जाता है? जो हमारा इनकम का गैप है ना, किसके बीच में? रिच एंड पुअर के बीच में, उस गैप को कम करने के लिए किया जाता है. ठीक है, इसलिए इसे कहा है रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. क्लियर है? नेक्स्ट इज अवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन अगर हो गई है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो उन सबको कंट्रोल करना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहलाएगा हमारा. मान लीजिए इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई होती है, तो क्या करते हैं? सरकार क्या करेगी? टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी.
ठीक है। टैक्स इंक्रीज होगा तो अपने आप जो महंगाई हो गई है वो कंट्रोल हो जाएगी, और स्पेंडिंग जो होगी वो क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, स्पेंड करना कम कर देगी सरकार। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, इन्फ्लेशन सही हो जाएगी। अब बात करते हैं रिसेशन की। रिसेशन की सिचुएशन है तो टैक्सेस क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे, और जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो क्या कर दी जाएगी, वो यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसके थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो दोनों में ही सरकार कोई ना कोई स्टेप लेगी जिसके थ्रू इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन से डील किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। हर सरकार कोई भी बजट बनाती है, हर फैमिली कोई भी बजट बनाती है, तो क्या सोचकर बनाती है? अगर आपकी फैमिली भी कोई बजट क्रिएट कर रही है अपने घर का कि इस महीने का राशन का ये खर्चा है, और ट्रांसपोर्ट का ये खर्चा है, रेंट का ये खर्चा है, तो वो सब खर्चा निकालती है, तो क्या सोच के निकालती है कि भी आने वाले टाइम में इस पैसे से हमें बचत करनी है और एक अपना घर खरीदना है, मान लीजिए। ठीक है, तो उन सेविंग से आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस सेविंग से आप खुद का घर खरीद सकते हैं, या अदर किसी भी रीजन से या अदर किसी भी ऑब्जेक्टिव से आप उस पैसे को सेव कर सकते हैं। तो एक इकोनॉमी भी उसी तरह ग्रोथ के बारे में सोचती है जिस तरह एक फैमिली अपनी ग्रोथ के बारे में सोचती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा। मैंने कहा कि जो पैसा सेव होगा उस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अगर हम फैमिली का बजट की बात कर रहे हैं तो जो पैसा बचेगा उसको हम सेव कर लेंगे या फिर हम इन्वेस्ट कर लेंगे, यही दो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फैमिली बजट की बात हुई। उसी तरह सरकार भी क्या करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में। ठीक है, हॉस्पिटल्स खुलवा दिए सरकार ने, पब्लिक पार्क बनवा दिया आपके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनवा दिए हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनवा दिए हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ आया? तो किस तरह एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक स्टेबल होगी, इनकम इनक्वालिटी रिड्यूस होगी और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे गवर्नमेंट के बजट का। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक बार अपनी बुक उठाइए और इसके सारे पॉइंट्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको लिखना आना चाहिए सब कुछ, और ऑब्जेक्टिव जरूर करके जाइएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट की। बजट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, दैट इज अवर रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीप्ट्स की हम बात करते हैं, नो लाइबिलिटी नो एसेट्स रिडक्शन। टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी कौन सी इनकम है जो टैक्सेस के थ्रू जनरेट हो रही है। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज कौन से हैं, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सारे नॉन टैक्स इनकम्स हैं, रेवेन्यू है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर भी होता है। अगर रेवेन्यू की रिसीप्ट होती है तो उसी के साथ रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। उसमें हमारे क्या होंगे, सरकार कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, सैलरी में खर्चा कर रही है, पेंशन के लिए खर्चा कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रही है, तो ये सब क्या है हमारे, दिस इज अवर revenue expenditure. So these all are daily running expenses of government. Next is our capital budget. कैपिटल बजट में हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल रिसीप्ट्स में क्रिएट होती है लाइबिलिटी और रिड्यूस होता है हमारा एसेट्स। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, बोरोइंग है, डिसइन्वेस्टमेंट है, लोन की रिकवरी है। और बात करें अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो इसमें एसेट क्रिएशन होता है। एग्जांपल के लिए हाईवे कंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी रोड्स वगैरह, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डैम्स हैं, तो ये क्या है, ये हमारा है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मतलब कि जिससे कि पैसा कमाया जाएगा, एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जो कि सरकार कर रही है। तो दिस इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज अवर कैपिटल रिसीव्ड्स। तो एक बार पढ़ के जाइएगा, रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल बजट क्या है। रेवेन्यू बजट में हम दो चीजें पढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसीव्ड्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट है हमारा डेफिसिट। कितने टाइप के डेफिसिट पढ़े हमने, आप सभी को पता होगा, तीन डेफिसिट हमने पढ़े हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपका बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। मैं गारंटी से कहती हूँ आपको कि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इसका फॉर्मूला याद करके जाइएगा। तो ये तीन टाइप के डेफिसिट हम यहाँ पर समझेंगे दोबारा से,
और मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है जिसमें तीनों डेफिसिट्स को अच्छे से समझा रखा है। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले उसे समझिए। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट डेली जो एक्सपेंसेस कर रही है वो इनकम से कवर नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, यानी जितने भी हमारे इनकम के खर्चे हैं और जितने भी रिसीव्ड्स हैं उन्हें एक्सपेंडिचर में से रिसीव्ड्स को माइनस कर देंगे। सो गवर्नमेंट कैन नॉट मीट डेली एक्सपेंसेस बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब ही है कि हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है। अब बात करें फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड्स, जितने भी एक्सपेंडिचर है उनमें से रिसीव्ड्स माइनस हो जाती है। बट यहाँ पर क्या करते हैं हम एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, जो भी बोरिंग्स है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट है आपका, इधर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेफिसिट। यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। अब इसमें क्या होता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को कितना लोन लेना पड़ेगा ये डिसाइड करता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। और लास्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट, जो भी आप फिस्कल डेफिसिट निकालोगे उस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हम अपना प्राइमरी डेफिसिट निकाल पाते हैं। ये क्या बताता है, ये करंट गवर्नमेंट बोरिंग्स बर्डन बताता है कि करेंटली सरकार को कितना बोरिंग का बर्डन है। ओके, करंट ईयर बर्डन बताता है। समझ आए, तीन टाइप के डेफिसिट है हमारे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। और उसमें इंपॉर्टेंट आपका फिस्कल डेफिसिट है। तीनों के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। और लास्ट है हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक इन्फ्लेशन एक रिसेशन। रिसेशन मैंने आपको बताया जब कंट्री में बहुत ज्यादा सस्ता हो गया हो सब कुछ, और इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा महंगाई हो गई हो, ठीक है। तो जब महंगाई होगी तो सरकार क्या करेगी, टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी और एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना कम कर देगी, लाइक रोड बनवाने हैं, ब्रिज बनवाने हैं, डैम बनवाने हैं, उन सब में एक्सपेंडिचर कम करेगी, ठीक है। और टैक्सेस को ज्यादा इम्पोज कर देगी लोगों पे, तो उसके थ्रू क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। वहीं अगर सिचुएशन रिसेशन की है तो टैक्सेस को कम कर देंगे कि भाई देख रहे हैं पहले जनता के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो टैक्सेस को कम कर देगी। अगर टैक्स कम होंगे तो लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे। और एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ा देगी। सरकार क्या करेगी, रोड बनवा रही है, इंस्टीट्यूशंस बनवा रही है, उसके थ्रू भी सरकार क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, ठीक है। तो इनकम जनरेट कहीं ना कहीं होती है क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो अगर रिसेशन है, इकोनॉमी में पैसा कम है, तो टैक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं एक्सपेंडिचर। और अगर महंगाई है तो टैक्सेस को बढ़ा देते हैं ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर है, तो ये आज हमने थोड़ा सा हमारा गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है। जो भी दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ बजट पढ़ा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर समझे कंपोनेंट्स ऑफ बजट जिसमें हमने रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट को समझा कि रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल बजट क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन डेफिसिट्स के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। और लास्ट हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी के बारे में। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज, इफ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर यू ऑलरेडी सिक्योर्ड अराउंड 10 मार्क्स इन बोर्ड्स। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स एट ईस्ट क्लासेस। इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। And I will see you in the next video. Bye bye. Take care and all the best for your exams.